बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। मिंजा वालों का पशु आहार कैल्शियम से भरपूर, कमजोरी करे दूर। कमजोर पशुओं को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए हमेशा प्रयोग करें मिंजा शक्ति। भ्रष्टाचार, महंगाई, घोटाले, गुंडागर्दी, कुशासन, आज तक यही कुछ तो दिया है नेताओं ने। भविष्य का नेता कैसा हो, देखिए कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा, सिर्फ खबर अभी तक पर। नमस्कार, आपका स्वागत है अखबार देखे में। मैं हूं सुंदर सोलंकी और नमस्कार, मैं हूं अविनाश। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश यही होती है इस कार्यक्रम के जरिए कि तमाम देश के बड़े अखबारों की, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, उनकी तमाम सुर्खियां आप तक पहुंचाई जाए। कौन सी खबर को किस हिसाब से छापा है, कहां छापा है, ये तमाम चीजें अविनाश हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इसी कोशिश में हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो खबर है, आसाराम बापू जो पिछले 11 दिनों से एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था, उनकी गिरफ्तारी को लेकर संशय बना हुआ था। उसी को लेकर तमाम अखबारों ने ये खबर छापी है कि आखिरकार आसाराम गिरफ्तार हो गए, इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं। करीब 8 घंटे जोधपुर पुलिस ने उनका इंतजार किया और बिल्कुल सुंदर, इससे पहले 15 घंटे तक लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा आसाराम बापू की गिरफ्तारी को लेकर। पुलिस वहां पर गई, उस वक्त बताया जा रहा था कि बाबा इंदौर में नहीं है। फिर जोधपुर पुलिस का ये बयान आता है कि बाबा इंदौर में है। फिर साथ ही ये भी जानकारी आती है कि वो बीमार हैं, पूछताछ नहीं की जा सकती है। लेकिन बाद में जब वो मेडिकल रिपोर्ट जोधपुर पुलिस के एसपी को सौंपी गई, उसके बाद उनका ये बयान आया कि इंदौर जल्दी जो जोधपुर पुलिस है वो पहुंचेगी और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन सुंदर, जहां पर पूछताछ करने जब पहुंची, आश्रम में भी एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 8:45 बजे के आसपास जोधपुर पुलिस वहां पहुंचती है तो उनके बेटे का यह बयान आता है कि बाबा अभी प्रवचन दे रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और पुलिस को इंतजार करना होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो आखिर जताना क्या चाहते थे। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या जताना चाहते थे। एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पुलिस को वेट करना पड़ेगा, तो क्या कानून से बढ़कर थे आसाराम? फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो गई है और अब देखना होगा कि पुलिस के आगे की कार्रवाई क्या। नहीं, कल का जैसे कि आपने जिक्र किया, बड़ा हाई वोल्टेज रहा इस पूरे मामले में, ड्रामा होता रहा। अगर बात करें, क्योंकि उनके जो समर्थक थे जोधपुर में मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की, उसे लेकर पूरा हंगामा मचा, तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई, सभी ने इसकी निंदा की कि क्या बाबा आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं। बाबा क्या आखिर ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सब कुछ से ऊपर हैं? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई का हक नहीं है? ये बाबा कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देना चाह रहे थे अपने समर्थकों के द्वारा, जिस तरह की बातें सामने आई कि वो अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल सुंदर, जिस तरह से मीडिया पे हमला किया गया, साफ तौर से वो दिखाना चाहते थे कि हमारे समर्थक आड़े आएंगे। पुलिस से भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो नारायण साईं का जिस तरह से बयान आया, वो साफ तौर से बड़े बिल्कुल एक तरह से कहें तो खुश होकर बता रहे थे कि पुलिस की टीम यहाँ आ गई है, बाबा ने स्वागत किया है। फिलहाल बाबा प्रवचन दे रहे हैं, 15 मिनट तक प्रवचन देंगे। उसके बाद ये भी अपील की उन्होंने पुलिस वालों से और मीडिया को आकर जानकारी दे रहे थे कि 9 से 9:30 के बीच बाबा का प्रवचन होगा। और चूंकि आसाराम बापू की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा वो 10 से 10:30 के बीच सो भी जाते हैं। पुलिस को इंतजार करना चाहिए, पुलिस को उनसे पूछताछ कल करनी चाहिए।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस पर आरोप लगे हों वो भी इतने संगीन आरोप, तो क्या पुलिस पूछताछ के लिए इंतजार करे? तो वो कानून को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने की पूरी कोशिश की गई। लगातार बाबा बचते नजर आ रहे थे। एक तरफ खुद को आसाराम बापू एक बड़ा संत बताते हैं, भक्तों की अच्छी खासी तादाद है उनके पास, वही भक्त मीडिया कर्मियों पर हमला करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसा मानो कि मीडिया उनके पीछे पड़ गई हो, मीडिया ने ये आरोप लगाए हैं। लगातार इससे पहले भी आसाराम बापू कई बार मीडिया कर्मियों को अपना निशाना बनाते रहे हैं, लगातार उनके साथ मारपीट करते रहे। तो एक तरफ वो खुद को संत बताते हैं, ऐसे में यदि आरोप उन पर लगे थे, यकीनन हम तमाम जो उनके समर्थक हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई, उनका सम्मान करते हैं। तमाम लोग किसी की भावना को अहित करने के लिए मीडिया कर्मी नहीं पहुंचे थे, बल्कि यदि बाबा पर आरोप लगे थे तो बाबा को चाहिए, आसाराम बापू को, वो मीडिया के सामने आए और जो भी पुलिस या जांच प्रक्रिया है उसका सामना करें, ना कि बचते फिरें। कभी इंदौर जा रहे हैं, कभी भोपाल जा रहे हैं। पुलिस को भी उन्होंने पिछले 15 घंटे से काफी मुशक्कत करनी पड़ी और मशक्कत के बाद लिहाजा बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। यदि एनबीटी की बात करें तो यहां पर भी उन्होंने हेडलाइन में लिखा है कि बीमारी भी नहीं बचा पाई आसाराम बापू को पुलिस से, यानी बचने की पूरी कोशिश की लेकिन अंततः वो नाकामयाब रहे। और अब स्थिति ये है कि बाबा रात भर इंदौर के एयरपोर्ट पे रहे हैं और उसके बाद अब दिल्ली लाया जाएगा उन्हें, और दिल्ली से जोधपुर पुलिस उन्हें जोधपुर लेके जाएगी और वहां ये कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो नारायण साईं उनके बेटे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो तबीयत का बहाना, जैसा कि एनबीटी ने लिखा है कि तबीयत का बहाना जिस तरह से कि तबीयत खराब है, सर में दर्द है, और उसके बाद वो अगर तबीयत ठीक होगी तो सभी सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी कोशिशें नाकाम होती दिखी, क्योंकि जोधपुर पुलिस काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। और सुंदर, जोधपुर पुलिस के एसपी का ये बयान भी आया था कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, और उन्होंने साफ कहा कि पूछताछ के दौरान यदि उन्होंने बचाव के पुख्ता सबूत नहीं दिए तो उन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर जाएगी। यानी पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि हमारे पास पुख्ता सबूत है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, तो लिहाजा पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हाँ, हालांकि बाबा ने अंडरग्राउंड होने की पूरी कोशिश की, लगातार भागम भाग, पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेलते रहे, लेकिन फाइनली वो नाकामयाब रहे और इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। और आगे उम्मीद करते हैं कि पुलिस पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि तमाम लोगों की इस पे नहीं, जिस तरह से दबाव बनता रहा, चाहे मीडिया की बात करें, मीडिया लगातार इस बात को उठाती रही कि बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं। अगर कोई आम आदमी होता तो क्या अभी तक ये स्थिति होती? ये लगातार बात उठती रही। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़िता के पिता थे वो भी अनशन पर बैठ गए थे कि अगर बाबा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे कि उन्हें गिरफ्तार करना है। तो जाहिर सी बात है पुलिस पर दबाव था ही कि आखिर उनके पास कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। संसद में मामला उठता है कि क्या बाबा कानून से ऊपर हैं, तो आखिरकार तमाम अखबारों ने इसको सुर्खी बनाया है। किसी भी अखबार की हम बात करें, बाबा आसाराम को पूरी जगह दी गई है। और अगर अब खबर, ये एक और बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, दरअसल 16 दिसंबर को जो रेप हुआ था, पूरा देश उससे आंदोलित हो गया था, पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। देखने को मिला था एक शर्मनाक घटना पिछले साल की 16 दिसंबर की यदि बात करें, और पूरे देश में इस घटना को लेकर तमाम तरह के आंदोलन हुए। जंतर मंतर पर हमने देखा, इंडिया गेट के आगे देखा, यहां तक कि संसद भवन तक को घेरने की कोशिश की गई। एक बड़ा आंदोलन, उसके बाद एक नया कानून भी बना, और फिलहाल इसमें जो सबसे मुख्य आरोपी जो नाबालिग बताया जा रहा था उसको लेकर कल सजा का ऐलान हुआ है। वही सजा, इस नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाई है, और इस सजा को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। लगातार जो परिजन है वो काफी मायूस दिखाई दिए। सुंदर, कल कोर्ट रूम से जब दामिनी के मां और पिता निकले तो उनके चेहरे पे एक मायूसी, एक बेबसी थी जो साफ तौर से देखी जा सकती थी। उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई थी, क्योंकि ये जो आरोपी था इस पे सबसे जघन्य आरोप था। जो 6 आरोपी थे, जिनमें से एक राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी तिहाड़ जेल में, बाकी के जो आरोपी थे उनमें से ये नाबालिग आरोपी सबसे ज्यादा जघन्य आरोपी था। बावजूद इसके परिजनों को इस बात का अफसोस है कि महज 3 साल की सजा हुई, जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि सबसे कड़ी सजा इसी नाबालिग को मिले। जी, 17.5 साल की उम्र बताई जा रही थी, इस वजह से इसका फायदा इस दोषी को मिला है, इस आरोपी को मिला है। और ये तमाम अखबारों की अगर बात करें, चाहे दैनिक जागरण की बात करें, चाहे संडे ट्रिब्यून की बात करें, चाहे बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, सभी ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है कि नाबालिग को सिर्फ 3 साल की कैद हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश बता रहे हैं कि इस फैसले को लेकर लोगों में गुस्सा है, या यूं कहिए कि
बाकायदा उन्होंने जो पीड़ित के अगर परिजनों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो इसके बाबत ऊपरी अदालत में जाएंगे। और ये पहले भी इस नाबालिग के केस को लेकर पहले भी पीड़ित एक लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। पीड़ित के परिजन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की थी, चूंकि जघन्य अपराध था सुंदर, लिहाजा उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ऐसे मामले में जो जघन्य आरोप है उनमें कम से कम 18 से घटाकर 16 कर दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको खारिज कर दिया। साथ ही ये भी उन्होंने मांग की थी कि उच्च अदालत में ही इसकी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि जुवेनाइल है, नाबालिग है, उसकी उम्र कम है 18 साल से, लिहाजा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही इस मामले में फैसला सुनाएगी। और अब जो है फैसला 3 साल के लिए सजा सुनाई गई है इस नाबालिग को। हालांकि इस फैसले के बाद कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। परिजनों में नाराजगी है क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि चूंकि यह मामला काफी तूल पकड़ा था, काफी विवाद हुआ था, ऐसे में इस नाबालिग को कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, ऐसी उम्मीद थी। तो जिस तरह से पहला फैसला आ गया, हालांकि ये बात कही जा रही थी कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो, इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो, लेकिन करीब 8 महीने लग गए जी। 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद स्थिति ये हुई कि एक आरोपी को सजा हुई है, वो भी 3 साल की हुई है। उसको लेकर भी लोगों में ये है कि न्याय मिला नहीं है, न्याय मिला नहीं, अधूरा न्याय मिला, कहीं ना कहीं न्याय में वो खामियां रह गई। हालांकि यदि कोर्ट की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन इस सिस्टम में भी तकरीबन वक्त लगा। और जो फैसला आया, जो पहला फैसला आया जिस पर तमाम देश के लोगों की निगाहें थी, उन लोगों की निगाहें थी जो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो फैसला आया उसने कहीं ना कहीं लोगों को मायूस किया है। सिस्टम पर तो लोगों का भरोसा हुआ है कि चलो कम से कम देर, बहुत जल्दी फैसला आ गया। 8 महीने की यदि बात करें सुंदर, तो यकीनन कम महीनों में यह फैसला आया। लेकिन यदि 3 साल की सजा सुनाई गई तो लोगों को अफसोस भी है कि काफी कम सजा है उस नाबालिग के लिए, उसके आरोपों को देखते हुए, क्योंकि उम्र का कहीं ना कहीं फासला था, जो थोड़े से उम्र के चलते उसको एक तरह से कहें कि बेनिफिट मिल गया, और बेनिफिट की नतीजा ये हुआ कि 3 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि अगर नाबालिग है, 18 साल से महज थोड़ी कम उम्र है, तो सवाल अब ये उठने लगे हैं अविनाश की क्या नाबालिग होने के बाद क्या जो जुर्म है, जो उसका गुनाह है, वो कम हो जाता है महज सिर्फ इसी बात से कि उसने 18 साल पूरे नहीं किए हैं? वो कितना भी बड़ा गुनाह कर सकता है, कितना भी बड़ा गुनाह करके बच सकता है। लगातार इस बात को लेकर भी सुंदर, चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी जो है फैसला सुना दिया, लिहाजा आम आदमी का या हमारा भी कुछ बोलना ठीक नहीं होता। लेकिन सवाल है, ये जरूर बड़ा खड़ा होता है, क्या 18 साल से कम उम्र के लड़के जो इस तरीके से हीनियस क्राइम को अंजाम देते हैं, कई बार हम सुंदर देखते हैं कि पुलिस वालों के पास बेबसी होती है। 17 साल की उम्र का लड़का यदि किसी को ब्लेड मार दे या किसी की जेब काट ले, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने से पहले उसे बड़े प्यार से ले जाना होता है। यदि अदालत में पेशी के दौरान उस लड़के ने यह कह दिया कि पुलिस वालों ने मारपीट की है, तो पुलिस वालों को अपनी नौकरी जाने का भी खतरा होता है। कई बार हमने देखा है कि यदि गुड़गांव से सटे दिल्ली की बात करें, तो बाल सुधार गृह में भी इन नाबालिग लड़कों ने जमकर उत्पात मचाया, और पुलिस के आला अधिकारी तक इन अपराधियों से हाथ जोड़ते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह का उत्पात ना मचाएं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस लड़के ने महज 6 से 7 महीने का फर्क था जिस वक्त उसने इस शर्मनाक और दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, वो आरोपी महज 3 साल की सजा पाता है। अब ऐसे में सवाल यकीनन बड़ा उठता है कि आखिर 3 साल बाद भी क्या वो सुधर जाएगा, क्योंकि सुधार के लिए भेजा जाएगा, क्या वो दोबारा इस तरह का क्राइम नहीं करेगा? और जो 16 से 18 साल के बीच के लड़के हैं, उनके में कहीं ना कहीं मैसेज भी जरूर गया है कि अब यदि मेरी एज कम है तो मैं कोई सा भी बड़ा क्राइम कर लूं, मुझे सजा तो कम होनी है। जी, ये एक बहुत ये लूप होल है बिल्कुल इसके अंदर। जो संदेश गया है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये संदेश गया है उन लोगों में भी, बिल्कुल, जो लगातार ये बात कही जा रही है कि सजा कम होती है इसलिए गुनाह बढ़ता है, इसलिए लोग डरते हैं गुनाह करने से। और अब इस फैसले में भी यही बात सामने आई है कि 3 साल की महज जो सजा हुई है उसे लेकर कोई भी संतुष्ट नहीं है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी तमाम अखबारों की जो सुर्खियां हैं, तमाम अखबारों में क्या कुछ छपा है, उस पर चर्चा जारी है। भ्रष्टाचार, महंगाई, घोटाले, गुंडागर्दी, कुशासन, आज तक यही कुछ तो दिया है नेताओं ने।
भविष्य का नेता कैसा हो। देखिए कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा, सिर्फ खबर अभी तक पर। ठंडक दे भरपूर, फिरावट करे दूर, ससकने व हाफने वाले पशुओं के लिए अत्यंत लाभकारी। एक बार अवश्य प्रयोग करें मिंजा वालों की मिंजा शीतल। फूल दिखाना तथा पाछा दिखाने वाले पशुओं के लिए फूल क्योर, ब्याने से पहले और ब्याने के बाद दोनों अवस्थाओं में गुणकारी। नाम देखकर ही खरीदें मिंजा वालों का फूल क्योर। सेहत हजार नियामत, सही खान पान और सेहत का नाता, सही लाइफस्टाइल यानी अच्छी सेहत। कैसे रहें स्वस्थ? व्यायाम का साथ और हेल्थ गुरु हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हरिसंस गोधन, विश्वसनीय औषधि और हरिसंस सुपर पावर कैल्शियम। सुपर पावर कैल्शियम सच में नंबर 1। भावी नेताओं की होगी समीक्षा, बताना होगा कैसे करेंगे विकास, जनता की समस्याओं का समाधान। फिर होगा जूरी से सामना, विजेता को जनता भी कहेगी एमएलए हो तो ऐसा। देखिए कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा, सिर्फ खबर अभी तक पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक अखबार पहुंचाने की। 1 घंटे में देश के तमाम अखबार पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है अखबार देखे कार्यक्रम के जरिए। और अब ये सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से अखबारों में लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार अविनाश बढ़ रहे हैं, उसे लेकर भी एक बार फिर से आम लोगों की जेब पर पड़ा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। डीजल में जैसा कि हर महीने 50 पैसे की बढ़ोतरी इस बार भी की गई है, और वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 2 रुपए 71 पैसे, कुछ स्टेटों में अलग अलग जगह बढ़ोतरी हुई है, तो 2 रुपए 71 पैसे की मार फिर पेट्रोल की कीमत में पड़ गई है लोगों की। यानी कि बढ़ती महंगाई में लोगों की एक और मुसीबत बढ़ गई है। वहीं यदि हम सुंदरी दी नजर डालें द हिंदू के बिजनेस लाइन पर, तो उस पर फ्रंट में छापा हुआ है उन्होंने कि आज आगे भी, यानी कि अगले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती है। साफ तौर से आशंका जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो सकता है। यानी कि अर्थव्यवस्था की मार एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पड़ी है। हर अखबार में लगभग इस बात को बारीकी से देखा और समझाया गया है। अविनाश, बात करें जिस तरह से रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही है, एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर। लगातार जिस तरह से रुपये का गिरना रुक नहीं रहा है और उसी हिसाब में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत बढ़ रही है। ये बड़ी इस बात का जो तेल कंपनियों ने ये एक बड़ा लॉजिक दिया है कि उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में जाहिर है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाना उनकी मजबूरी हो गई है। और इसी का बोझ, क्योंकि अब लगातार जनता महंगाई से त्रस्त है, और ये एक और बोझ यूँ कहिए कि जिस तरह से चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो एक बड़ा वजन आम जनता पर। और दूसरी बात, अगर फरीदाबाद में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो अब 75 रुपये 20 पैसे के हिसाब से मिलेगा। बाकायदा हिंदुस्तान में इस चीज़ को लिखा है। गुड़गांव में पेट्रोल की कीमत 74 रुपये 93 पैसे होगी और डीजल दिल्ली में यदि बात करें तो 74 रुपये 10 पैसे की कीमत पेट्रोल की है, डीजल की 51 रुपये 97 पैसे। यानी कि महंगाई की मार देर रात से ये लागू हो गई। नई कीमतें एक बार फिर से लोगों को देखने को मिलेगी। और सुंदर यदि बात करें, अभी लोकसभा में ही जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बयान दिया, कमियां सारी गिना दी, क्या क्या वजह है, लेकिन समाधान का कोई रास्ता नहीं दिखाया। पिछले कई दिनों से देश के प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने नजरें रखी हुई है इस पर,
गृह मंत्री ने जो है नजरें रखी हुई है। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कम हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप सलाह दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। लगातार हमारे यदि क्रेडिट की बात करें कम होता जा रहा है, डेबिट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लगातार एक थोड़े थोड़े दिनों में पैसों की कीमत लगातार गिर रही है, डॉलर की बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। उसी का नतीजा है कि लगातार कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। डीजल के दाम में चूंकि खुले बाजार को दे दिया तो हर महीने 50 पैसे की बढ़ोतरी, वो तो पहले से तय है। पर पेट्रोल में 2 रुपए तकरीबन 71 पैसे, कुछ जगहों में 74 पैसे, यकीनन एक बड़ी बढ़ोतरी है यदि अभी के वक्त में देखा जाए। ऐसे में जहां अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हो रही है, देश में पहले ही इतनी महंगाई है, ऊपर से पेट्रोल की कीमतें, यानी आने वाले दिनों में महंगाई की मार और पड़ने वाली है। कुछ और चीजें भी इससे जुड़ी यकीनन महंगी हो सकती है। जी बिल्कुल। और पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार मुश्किल का सबब आम जनता के लिए, सभी लोगों के लिए बन रही है। महंगाई की मार जो है, अगर डीजल की कीमत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है चीज़ें उन पर, जो घरेलू उत्पाद हैं उन पर भी बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा एक और बात है जो अखबारों ने लिखा है, अगर संडे ट्रिब्यून की बात करें तो उसने लिखा है कि अब पेट्रोल डीजल तो हो गया है, अब एलपीजी की बारी है। एलपीजी भी महंगी हो सकती है, यानी कि जो आम लोग हैं, जो गृहिणी हैं, खासकर घर का जो बजट है वो भी बिगड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर है वो भी महंगे होने वाले। पहले एलपीजी पे सरकार ने कम सब्सिडी देनी शुरू कर दी है। ऐसे में यदि अब कीमतें बढ़ती है तो इसका सीधा असर घर पर पड़ेगा और लोगों के बजट गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि सब्जियां पहले ही महंगी है, फल ऑलरेडी महंगे हैं, और अब चूंकि डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जैसा कि अखबार की यदि माने तो एलपीजी में बढ़ोतरी हो सकती है। रसोई गैस की कीमतों में यदि बढ़ोतरी होती है, मामूली सा भी इजाफा किसी भी गृहिणी के लिए या घर के लोगों के लिए बजट बिल्कुल हिलाकर रख देता है। तो ऐसे में लोगों को यानी आने वाले दिनों में भारी मुसीबत और मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका बजट एक बार फिर से बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है। आज महीने की पहली तारीख है और लोगों को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं महंगाई के। वही यदि अब दिल्ली से यदि आप जयपुर जाते हैं, यदि एनबीटी की बात करें सुंदर, तो सबसे पहले उन्होंने हेडलाइन के नीचे ही छापी है कि जयपुर जाना भी महंगा हो गया है। यदि एनबीटी की बात करें तो जो टोल है उसके लिए अब आपको 215 रुपए चुकाने होंगे, यानी कि अब सड़क के रास्ते भी यदि आप गुड़गांव से जयपुर जा रहे हैं तो उसमें भी आपको महंगाई की मार, यानी लगातार एक के बाद एक महंगा हो गया। साथ ही बदरपुर पर भी अब टोल टैक्स पहले से ज्यादा देना होगा। तो एक के बाद एक कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ये तमाम तरीके के असर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में वो कोई दो राय नहीं कि आने वाले इस महीने में, आज चूंकि महीने की पहली तारीख है, इतनी बढ़ोतरी हो गई है, कभी डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, एलपीजी की कीमत भी बताया मेरे सहयोगी सुंदर ने कि अखबार की माने तो एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, टोल की कीमतों में इजाफा हो गया। वहीं अब कार खरीदना भी पहले से ज्यादा हो गया। यदि एनबीटी की बात करें तो यहाँ साफ तौर से इसमें पब्लिश है कि कार की कीमतों में भी अब बढ़ोतरी हो गया। लिहाजा महीने की पहली तारीख से यकीनन लगता है सुंदर की सरकार ने शायद लोगों को शॉकिंग न्यूज देने की ठान ली है। नहीं, सरकार इस बात के पहले ही संकेत दे चुकी थी। जिस तरह से राज्यसभा में, लोकसभा में बयान दिया था पीएम मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश को थोड़ा चैलेंज के लिए तैयार होना होगा, और ये शायद उसी की एक कड़ी है। जिस तरह से लगातार चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, एलपीजी की बात करें और तमाम चीज़ों की, जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी अभी भी, जिस तरह से जो पूरी दुनिया में दरअसल इसका असर है, जो आर्थिक मंदी का, वो पूरी दुनिया में ही देखने को मिल रहा है। तो उनको, उनके मद्देनज़र ये प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ किया गया था कि हाँ, हमें तैयार रहना होगा, कुछ मोर्चों पर एक कड़े फैसले हमें लेने होंगे और इसके लिए सभी को तैयार रहना होगा। एक और खबर है जिसे सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है अविनाश, कि पीएसी के जवानों ने महिला से दुष्कर्म किया है। बेहद अफसोसजनक स्थिति है, क्योंकि जिन जवानों के ऊपर, जिस पुलिस के ऊपर ये रक्षा होती है कि ये जिम्मेदारी होती है कि वो सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, बात सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अगर इस तरह के काम को वो अंजाम देते हैं तो यकीनन शर्मनाक है ये। और जिस तरह से दिल्ली से सटे नोएडा में इस गैंगरेप को अंजाम दिया गया, यकीनन एक शर्मनाक घटना, और वो भी तब जब दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूर है नोएडा। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में लगातार इस तरह के प्रदर्शन हुए थे। पूरा देश उस वक्त हिलकर रह गया था। पूरे देश में इस बात को लेकर निंदा की गई थी कि इस तरह की वारदात दोबारा ना दोहराई जाए। वो यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने जब ही सत्ता संभाला था उस वक्त इस बात को कहें तो बार बार उन्होंने मीडिया में बढ़ चढ़ कर कहा था कि जिस दिन मैं सत्ता संभाल लूंगा, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें सुंदर, तो हर चौथे दिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की शर्मनाक घटना होती है और कार्रवाई क्या होती है वो सबको पता है। वही अखबार में दी गई। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन शर्मनाक घटना कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, चाहे वो महिलाएं हो पुरुष हो, यदि
वही लोग इस तरह की शर्मनाक घटना को अंजाम देते हैं, तो आम आदमी जो उन पुलिस वालों के भरोसे चैन की नींद सोता है, वो आखिर कहाँ जाए, किसे फरियाद करे अपनी सुरक्षा को लेकर। हिंदुस्तान ने अविनाश इस तरह लिखा है कि 2 जवानों समेत 5 ने इज्जत लूटी है। दिल्ली में गैंगरेप के दोषी को सजा मिली, बिल्कुल। तो नोएडा ने शनिवार को शर्मसार कर दिया। यहाँ पीएसी के 2 जवानों समेत 5 लोगों ने एक महिला की अस्मत लूट ली। पीएसी जवान असिस्टेंट कमांडेंट की सरकारी जिप्सी में पहुंचे थे और यहाँ एक मकान में गैंगरेप को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने महिला से मारपीट भी की और उससे लूटपाट भी की। ये स्थिति है। अगर पुलिस के जवान, बेहद अफसोसजनक मामला इसलिए हो जाता है कि कोई और आदमी अगर इस तरह के क्राइम को अंजाम देता है और एक पुलिस वाला देता है, तो थोड़ा सा फर्क होना लाजमी है। यदि कोई पेशेवर अपराधी इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है तो समझ में आती है बात, या कोई पुरानी रंजिश रही हो, लेकिन जिनके भरोसे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिन्होंने वर्दी पहन के दी, वो लोग इस तरीके की शर्मनाक घटना को अंजाम देते हैं, तो सवाल हमारे सिस्टम पे भी उठता है कि आखिर उन पुलिस वालों की मानसिकता कैसी है जिन्होंने इस बाबत वर्दी पहनी है कि हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, लोग अपनी जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाएंगे, लेकिन बजाते कि वो जिम्मेदारी निभाएं, इस तरह की शर्मनाक घटना को देकर यकीनन अपने सिस्टम को भी कहीं ना कहीं दागदार कर देते हैं और अपनी वर्दी को भी दागदार कर देते हैं इस तरह की घटना को अंजाम देकर। लोगों का भरोसा भी उठता है इस तरह की अगर चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी पुलिस वालों के कंधे पर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं से, चाहे देश हो, समाज हो, आंतरिक सुरक्षा हो, हम हर लोग ये उम्मीद करते हैं कि उन्हीं की वजह से हम महफूज हैं। और वो अगर इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं, तो भरोसा उठना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, कानून तो बना गया, लेकिन लोगों को अपनी मानसिकता भी बदलने की बेहद जरूरत है, क्योंकि यदि आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी को निभाएं, ना कि जिम्मेदारी को शर्मसार करें। जिस तरह से इस घटना की बात करें, यकीनन इसने कहीं ना कहीं सिस्टम में भी एक सवाल खड़ा कर दिया कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको जिस चीज को कम करना चाहिए, जिस पर रोक लगानी चाहिए, नए कानून बना दिए गए, बावजूद आप उसे रोकने के, कंट्रोल में करने के उसी वारदात में शामिल होते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या हमारी मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है कि हमने जिस जिम्मेदारी को उठाने का बीड़ा उठाया है उससे हम कहीं ना कहीं मुकरते जा रहे हैं और इस तरह की शर्मनाक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये बिल्कुल बेहद अफसोसजनक स्थिति है, क्योंकि कानून जो बना है, जो इस तरह के जो क्राइम है उस पर रोक लगाने के लिए बना, बड़े बड़े कानून बने हैं, लेकिन कानून वाले ही उन चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है। उनके जो अंजाम है उसको नहीं जानते हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। एक थन में दूध कम आना, छितरे आना, अचानक थन का रुक जाना, गांठ, बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार के आयुष विभाग द्वारा प्रमाणित फॉर्मूले पर आधारित थन सेफ का ही प्रयोग करें। अगर आप बनना चाहते हैं विधायक, तो एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम में भाग लें। चैनल भिवानी जिले के 5 हलकों से आवेदन आमंत्रित करता है। भिवानी, चरखी दादरी, लोहारू, तोशाम, वाढ़डा। प्रदेश के अन्य हलकों के लोग चैनल के आमंत्रण पर ही आवेदन करें। आवेदन की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2013 है। आवेदन के लिए संपर्क करें info@khabraabhitak.com। हमारे फोन नंबर हैं 012448333800। मोबाइल नंबर है 088268999535। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ?
मैं जी कहना ये चाहांगा भी मैं की सरों की बिजाई का मतलब मैं प्रोग्राम बनाया भी 2-2.5 एकड़ में सरों लावां। सरताज जिप्सम अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। पशुओं के थनों में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। देखिए एमएलए हो तो ऐसा 11 सितंबर से बुधवार से शनिवार रात 8 बजे लाइव। 65 सालों में खूब दिखा राजनीति का खेल, सरकारें हुई हर मोर्चे पर फेल, गांव शहर बदहाल, हर आदमी का है बुरा हाल। अब और न सहेंगे हम, बदलेंगे राजनीति, बदलेंगे देश प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे बदलेगा देश प्रदेश, सिर्फ खबरें अभी तक पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आज देश और प्रदेश के अखबारों में क्या कुछ छपा है, चाहे हिंदी अखबार की बात हो, चाहे अंग्रेजी अखबार की बात हो। लगातार हम ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अखबारों को 1 घंटे में, अविनाश हमारा ये प्रयास होता है, हमारी ये कोशिश होती है कि जो किसी भी तरह अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे काम की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है या यूं कहिए कि पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनके लिए खास तौर से हमारी कोशिश ये होती है कि देश के तमाम अखबार इस कार्यक्रम के जरिए उन तक पहुंचे। और लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ छपा अखबारों में, चाहे वो जो ये निर्भया गैंगरेप वाला मामला था उसमें फैसले की बात हो, तमाम अखबारों ने सुर्खियां बनाई कि 3 साल की नाबालिग को सजा हुई है। आसाराम की बात हो, बिल्कुल आसाराम की पेट्रोल डीजल की कीमत, ये 3-4 बड़ी खबरें थी जो सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे थी और तमाम सभी विस्तार से इस बारे में चर्चा भी की गई थी। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। सीरिया पर हमले को लेकर अमेरिका तैयार है, ये पंजाब केसरी के अलावा तमाम अखबारों में भी छपी है इस खबर को लेकर। दैनिक जागरण में भी इसे प्रमुखता से बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके बैठक का एक दृश्य लगाया है, एक फोटो के साथ, पिक्चर के साथ ये लगाया है कि वाशिंगटन में सीरिया के मुद्दे पर नेशनल सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बैठक करते अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। ये साफ कर दिया है, संकेत दे दिए हैं कि अब सीरिया पर हमला होगा। लेकिन इसमें अविनाश एक स्थिति ये बनती जा रही है कि कुछ जो अमेरिका के खास, चाहे वो ब्रिटेन की बात करें, जर्मन की बात करें, वो लोग अभी इस बात पर राजी नहीं है कि सीरिया पर हमला किया जाए। ऐसे में अमेरिका को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा है। अमेरिका ने ये कहा है कि सीमित हमला करेंगे, हमले के संकेत दिए। हालांकि अगर भारतीयों की यदि पंजाब केसरी में देखें सुंदर, तो अमेरिका ने साफ तौर से ऐलान भी कर दिया कि रासायनिक गतिविधियों की परमिशन लिए बिना, यानी संयुक्त राष्ट्र से वो बिना परमिशन लेकर वो पूरी तरह से हमले के लिए तैयार हैं। तो साफ तौर से इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका अपने आप को, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि अमेरिका बिल्कुल शस्त्रों को लेकर भी बात करें, उसके पास इतने सेना रहते हैं कि वो आधों को छुट्टी पर देकर रखते हैं। तो ऐसे में मजबूती है सेना की। और साफ तौर से देखा जा रहा है, जो बयान यदि पंजाब केसरी की बात करें तो उसमें साफ तौर से लिखा है कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि बिना रसायन की परमिशन लिए वो हमला कर सकता है। तो साफ तौर से अपनी मजबूती, और जो उनके पास मजबूती है, जो संगठन है, जो टीम है, उसको कहीं ना कहीं वो साफ तौर से दिखाती है कि जो उनके पास मजबूती है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा रासायनिक हथियारों के लिए वो इजाजत तक लेना जरूरी नहीं समझते। ये अमेरिका की तरफ से बयान आया। यदि पंजाब केसरी की बात करें, फ्रंट पेज की तीसरी खबर है। नहीं, रशिया ने भी इस पूरे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि जब तक, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पंजाब केसरी के हवाले से, इसमें अगर परमिशन नहीं ली जाती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अमेरिका ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि वो अब
सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति नहीं लेगा और इस पूरे मामले को लेकर वो सख्त है, अमेरिका सख्त है, सीरिया पर हमले की तैयारी लगभग पूरी तरह कर चुका है। जहां तक भारतीयों की बात करें, जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, सरकार ने ये कह दिया है, साफ कह दिया है कि अब सीरिया को छोड़ दें। बिल्कुल। हालांकि और साथ ही सेना भी तैयार कर दी है। पंजाब केसरी में आगे इस बारे में दिया हुआ है कि तमाम तैयारियों में जुटी है अमेरिकी नौसेना। साथ ही जो भूमध्य सागर में सैकड़ों मिसाइलों से लैस अपनी टीम को भी तैनात कर दिया, यानी कि जो लोग छुट्टी पर सैनिक गए हुए थे उनको वापस बुला लिया है। जो बॉर्डर के इलाके हैं सुंदर, वहां पर सेना भी अपनी तैनात कर दी गई, यानी पूरी तरीके से अमेरिका ने कमर कस ली है। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तैयारी पूरी तरह से अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। तो प्रदेश की कुछ खबरों का रुख करते हैं। प्रदेश की खबरों को भी जगह मिली है, कई अखबारों ने फ्रंट पेज पे जगह दी है। दैनिक जागरण की अगर बात करें, जिस तरह से विवाद हुआ है प्रदेश में गाय ले जाने को लेकर, हाँ, उसको लेकर मुख्यमंत्री का बयान छपा है कि जिला उपायुक्तों से लेनी होगी रूट चार्ट के बारे में भी स्वीकृति। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये साफ कहा है कि गायों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है और इसके लिए कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें कि गुड़गांव के फरूख नगर, रेवाड़ी के धारूएड़ा में शुक्रवार को एक हिंसक घटनाओं ने प्रदेश सरकार को ये गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। जिस तरह से यहाँ गायों को, क्योंकि आवारा पशुओं की ले जाने के लिए जो ये हादसा हुआ, दरअसल गलतफहमी की वजह से इस तरह की बात सामने आई। जो बवाल हुआ था, बिल्कुल उसमें दरअसल पशुओं को लाया जा रहा था चंडीगढ़ से मथुरा के लिए, लेकिन लोगों को ये लगा, चूंकि विक्रांत की कुछ दिनों पहले ही सुंदर हत्या हुई थी, तो लोगों को लगा कि शायद इन गाड़ियों में पशु तस्कर पशुओं को ले जा रहे हैं और इसी के लिए मामूली सा विवाद हुआ। उस दौरान हालांकि शांत भी हो गया था, लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है कि लोग जो है गुस्से का शिकार हो गए। प्रशासन ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ा कि 16 ट्रक फूंक दिए गए। पूरे दिन इलाके में कर्फ्यू बना रहा। अभी भी यदि हम एनबीटी गुड़गांव की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि पटौदी और फर्रुख नगर में छावनी में तब्दील है, यानी कर्फ्यू अभी भी यहां पर लगा हुआ है। पुलिस की बल तैनात है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही कहीं बीच में लोग फिर आपे से बाहर ना हो जाए और फिर कहीं हंगामा ना हो जाए। तो मामला ये यकीनन गंभीर होता जा रहा है। प्रदेश में एक के बाद एक नए इस तरीके के मामले सामने आते रहे और खास करके ये पशु तस्कर इतने दबंग होते हैं, यूं कहें कि पुलिस का इन्हें खौफ तक नहीं होता। ये गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करते, पुलिस वालों को भी हिट करने से गुरेज नहीं करते, तमाम बैरिकेडिंग तोड़कर भाग जाते हैं और जरूरत पड़ती है तो खुद को बचाने के लिए कि खुद ना पकड़े जाएं, ये गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करते। यानी कि पूरे तरह से एक तरह से कहें तो शाती और पेशेवर बदमाश हो चुके हैं। ऐसे में इन पर यकीनन रोक लगाना बेहद जरूरी है। जी, और लगातार कड़े कानून बनाने की बात हुई है, लेकिन बात वही आती है अविनाश की कानून बन जाते हैं, लेकिन जब उनको लागू करने की बात आती है तो जो आपने कही बात कि ढाक के 3 पात, वो स्थिति बनी हुई नजर आती है। अब कई बार जिस तरह से चाहे विक्रांत की बात की आपने, उस पूरे मामले में भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे कि लापरवाही रही थी। बिल्कुल गो तस्कर और पुलिस वालों की मिलीभगत के आरोप भी गांव वाले और लोग लगाते रहे कि यही वजह है कि जो कानून है वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं। चौंकाने वाला एंगल ये आया था कि पुलिस ने पीछा नहीं किया, उस युवक को कह दिया जाता कि आप पीछा करके पकड़ो। तो सवाल जरूर उठता है कि वहां पर पुलिस की टीम तैनात थी। जो काम पुलिस वालों को करनी चाहिए वो आम जनता क्यों करी थी? आम जनता को ये सब काम करना है तो फिर सिस्टम की जरूरत नहीं है, ना इस पुलिस प्रशासन की जरूरत है। तो ये तमाम चीजों को देखना होगा कि नियम कानून जो है उन्हें सख्त किए जाए। साथ ही जो पुलिस वाले जो ग्राउंड जीरो पे होते हैं उनको निर्देश दिए जाए कि इस तरह की जो रोकथाम लगाने की पूरी कोशिश करें और इसमें अपनी भागीदारी तय करें, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि लापरवाही होती है तो पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। महज ट्रांसफर से ये सिस्टम नहीं बदलने वाला। जब तक आप उस पर सख्ती नहीं दिखाएंगे, सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, आए दिन इस तरीके की वारदातें होती रहेगी। इन पर रोक और नकेल नहीं कसी जा सकती जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। हालांकि बयान आता है, आए दिन नेताओं के इस तरीके के बयान आते हैं और बयान भी तब सुंदर आता है जब मामला तूल पकड़ जाता है। 16 गाड़ियां फूंक दी गई। लगातार तमाम मीडिया में इस बात का एक तरीके से कहें तो कहीं विरोध भी हुआ, लगातार इसकी आलोचना की गई। उसके बाद अब मुख्यमंत्री हुड्डा का बयान आता है, बयान दिया उन्होंने, स्वागत करेंगे यकीनन, प्रदेशवासियों को भी स्वागत करना चाहिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस तरह से दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री की फोटो समेत इस बयान को छापा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार गायों की सुरक्षा, संरक्षण व सेवा के प्रति पूरी तरह सजग है। हमने इसके लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन किया है। सरकार आयोग के प्रस्तावों व सुझावों को लागू करने का पूरा प्रयास कर रही है। गुड़गांव के फरूख नगर में हुई घटना की एसआईटी जांच कर रही है। इसमें दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने हालांकि ये संदेश देने की कोशिश की है कि गो तस्करों के खिलाफ सरकार सख्त है, लेकिन बात वही आती है जिस तरह से अगर इन संगठनों की बात करें,
जो सामाजिक संगठन है उनका कहना है कि सरकार दरअसल कहने भर की है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो अलग है। यहाँ अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए और क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से और इस कार्यक्रम की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। लगातार हम आपसे सुझाव मांगते हैं और हमारी कोशिश ये है कि आप अब हमें इसमें सुझाव दे सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और आप अगर एक और बात करें, हरियाणा की एक खबर है जिसको प्रमुखता मिली है, जैसे कंबोपुरा सरपंच का सभी को पता है कि पूर्व सरपंच है, उनकी मौत मामले में जी माफी चाहूंगा, मौत मामले में सीबीआई फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने रेड मारी है। जो जिलेराम शर्मा है, असंध के विधायक थे, पूर्व सीपीएस थे, हालांकि इसी मामले के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। असंध से विधायक हैं जिलेराम शर्मा और इनके अलावा ओपी जैन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे थे, पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, तो उनके यहाँ भी छापेमारी की है। चाहे वो पंजाब केसरी की बात करें। जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ अविनाश, इस बीच कॉल ले लेते हैं। सौरभ जुड़ गए हैं भिवानी से। सौरभ जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। धन्यवाद। सुंदर जी और अविनाश जी, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मैं रोज 8 बजे आपका ये जो कार्यक्रम मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात कहना चाहूंगा कि आपने मेरी अखबार का खर्चा जरूर बचा दिया है। और ना सिर्फ मेरा बल्कि तमाम दर्शकों का जो आपका ये बुलेटिन देखते हैं, आपका जो ये चैनल देखते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका चल रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरह तमाम बातें बोली और जो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, हमारी कोशिश यही होती है अखबारों का खर्चा बचाने के अलावा हमारी कोशिश आपको खबरें भी पहुंचाए फटाफट, यही मकसद है हमारा। और आपने इस कार्यक्रम की तारीफ की, इसके लिए आपका शुक्रिया। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं ताकि हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल कर खुद को और बेहतर कर सके और आपको प्रोग्राम में और भी कुछ दिखा सके। जी, हमारी ये भी ये कोशिश रहेगी कि जिनका सुझाव हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, बाकायदा हम उनका नाम बताएंगे, उनका नाम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे, क्योंकि उनका सुझाव और इस कार्यक्रम को बेहतर बनाना ये उद्देश्य है, चैनल का उद्देश्य है। और साथ ही ज़्यादातर चैनल का उद्देश्य ये है कि हर पल हर मिनट आपके काम आए, दर्शकों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, ये हमारी कोशिश है। और अगर बात करें, जैसे कि बात कर रहे थे कि जिलेराम शर्मा और जो असंध से विधायक हैं, इसके अलावा ओपी जैन बिल्कुल जो विधायक पानीपत ग्रामीण से हैं, जी बिल्कुल, मंत्री रहे। हालांकि इस पूरे मामले में नाम आने के बाद अविनाश उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल, अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अभी उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी पंचकुला की अदालत में, वहां से खारिज कर दिया गया। ऐसे में अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। हालांकि उनके पास ऑप्शन है कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में वो मामले की अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि अर्जी के दौरान क्या कुछ होता है, क्योंकि कोर्ट साफ तौर से इस पूरे मामले में सख्ती दिखा रहा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ इशू हुए हैं। ये पंजाब केसरी में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। मुश्किलें कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम पहुंची विधायक जिलेराम शर्मा के यहाँ निवास स्थान पर, हालांकि वहां कोई मिला नहीं। परिवार के लोगों से ही सीबीआई ने पूछताछ की। इसके अलावा कई अखबारों के फ्रंट पेज पे इस खबर को जगह मिली है। जितेश वर्मा हमारे एक दर्शक है, बावल से जुड़ गए हैं। जितेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कहिए। हेलो जी। हाँ जी सर, बोलिए। रखिए अपनी राय। सर एक्चुअली मैंने आपका प्रोग्राम अभी देखना शुरू किया है और पिछले 1 हफ्ते से मैं ये प्रोग्राम लगातार देख रहा हूँ जी। और जब से मैंने ये प्रोग्राम देखना शुरू किया है तब से मैंने न्यूज़पेपर लेना बंद कर दिया है, क्योंकि सारी मेन स्टेट्स की सारी खबरें मैं चैनल पे ही देख लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेश जी। दरअसल हमारी कोशिश ये भी होती है कि उन तमाम पॉइंट्स को आप तक पहुंचाया जाए जो चाहे जनरल नॉलेज के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से कई बार लोगों के पास वक्त भी नहीं होता, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि महज 1 घंटे के भीतर देश और प्रदेश के तमाम अखबारों की सुर्खियां आपको बताएं, जो अहम खबर है उससे रूबरू कराएं। साथ ही जो खबर की बारीकी है उस पर भी हम चर्चा करते हैं, ताकि लोगों को बड़ी आसानी से ये पूरी जो खबर है वो जल्द समझ आ जाए और लोगों को अखबार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये हमारा मकसद रहता है। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ जो अमूमन चाहे वो देश या दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं या किसी
भी जो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल, जो प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन की, क्योंकि जनरल नॉलेज का एक बड़ा बिल्कुल, हाँ, सबसे आजकल बड़ा तमाम हिस्सा होता इंटरव्यू है, में बड़ा बिल्कुल हिस्सा सुंदर, होता है और वो बिल्कुल। अखबारों से आता है। बिल्कुल। तो हम ये भी कोशिश अपने कार्यक्रम के दौरान करते हैं कि उन पॉइंट्स को आप तक पहुंचाया जाए, खासकर स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए, ताकि उनकी मेमोरी में वो ज़्यादा वक्त तक रहें बिल्कुल। और कम से कम कुछ सहायक हो सकें। ये हमारी कोशिश है कि कंपटीशन एग्जाम में उनके लिए। डिम्पी गुड़गांव से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हेलो जी, रखिए अपनी बात, स्वागत है जी, आपका। मुझे आपका प्रोग्राम है, आज मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, शायद ये कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ है आपके चैनल पे। हाँ जी 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 बिल्कुल। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर मैं आप में इसमें कुछ चीजों को आपको इसमें डालना चाहिए। बिल्कुल, बताइए डिम्पी, क्या कुछ सुझाव हैं आपके? जैसे कि आप पेज 3 की खबरें बहुत कम लेते हैं, क्योंकि अमूमन जो न्यूज़पेपर की न्यूज होते हैं, हेडलाइंस जो होती है वो मोर और लेस हर न्यूज़पेपर में सेम होती है। जी जी, ये आप भी मानते होंगे कि सारे न्यूज़पेपर उठाएंगे तो किसी का इधर होगा, किसी का उधर होगा, पर हेडलाइंस मोर और लेस सेम होती हैं। बट पेज 3 की खबरें मैक्सिमम न्यूज़पेपर में डिफरेंट होती हैं। जी, तो शायद आपको थोड़ा बहुत उसको भी लेना चाहिए, बिकॉज वो बहुत कम सुनने को मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सुझाव के लिए। हालांकि हमारी कोशिश होती है उन खबरों तक जाने की, हम कोशिश भी करते हैं कि एक दो खबर हालांकि ले पाते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आपकी बात को ध्यान में रखते हुए कि उन खबरों को भी ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और अगर बात करें खेल की, हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, और जिस तरह से पेज 3 की बात आपने की उसकी भी हमारी नज़र रहती है, लेकिन कभी कभार वक्त की कमी होने के चलते, क्योंकि बड़ी खबरें होती हैं देश की, उन पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। प्रदेश की ज्यादातर पेज 3 में डिम्पी चटपटी खबरें भी होती है, तो इस लिहाज से कई बार यदि मुख्य खबरें होती है तो हम जरूर उठाते हैं, और यदि नहीं उठाया तो माफी चाहेंगे। आगे से बिल्कुल कोशिश करेंगे कि तमाम जो अहम बहुत खबरें हैं, शुक्रिया वो आपका इस सजेशन के लिए। और अगर बात करें खेल जगत की बात करें तो जिस तरह से जो अवार्ड थे, जिस तरह से चाहे अर्जुन अवार्ड की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, ये देखिए फ्रंट पेज पर पंजाब केसरी ने इस खबर को लगाया है। कल ये अवार्ड बांटे गए हैं और सभी खेल संस्करण में बारीकी से इसको दिखाया गया, विस्तार से तमाम नामों की इस बारे में चर्चा की गई है। विराट कोहली को भी अर्जुन अवार्ड मिला है, सोडी बने हैं खेल रत्न। निशानेबाज रोंजन सोडी को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न, और क्रिकेटर विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। और अगर बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के भव्य ऐतिहासिक दरबार हॉल में इस एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें सभी अवार्ड दिए गए। राजकुमार हमारे एक दर्शक हैं, वो भी फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, हम देखते हैं जी। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, देखते हैं, लेकिन हमें आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। जी कहिए। आपके ये जो समाज सेवी क्षेत्रवाद में अखबार जो बट गया है, जी जी, जिले वाइजों से अखबारों की खबरें होती है, अहम खबरें जो होती है वो वहीं छूट जाती है। जो हाईलाइट की बड़े नेताओं की बड़े प्रोफाइल से हैं वो आप दिखाते हैं, तो आप उन पे भी प्रकाश डालिए। जो स्टेट लेवल की या जो है राष्ट्रीय लेवल के लिए वो लोग आवाज उठा रहे हैं, उन आवाजों को आप उठाइए ताकि देश में हर जगह पता चले। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात कही आपने। हम कोशिश करेंगे जिले वाइज, बिल्कुल क्षेत्र वाइज, जिस तरह से चाहे प्रदेश की बात करें, अलग अलग हिस्सों की बात करें, जिले की हिसाब से, बिल्कुल वो भी हम कोशिश करेंगे कि बड़ी खबरें आपके जिले की, आपके शहर की अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि तमाम अखबारों ने उसे किस तरह से लिखा है। ये भी बड़ा अच्छा सुझाव है आपका। और अब ये चीज़ें भी हम समेटने की कोशिश करेंगे 1 घंटे के दौरान कि आपके शहर में, आपके ज़िले में आखिर बड़ा क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, अखबारों में उसे किस तरह से छापा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ये महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। और इस पर हम आज से ही बिल्कुल शुरुआत की जाए। गुड़गांव से हम बात करते हैं, गुड़गांव जागरण की बात करें। देखें, सबसे पहले गुड़गांव, माफी चाहूँगा, गुड़गांव केसरी में क्या कुछ है। सुंदर, आपके पास उस तरफ अखबार होंगे कुछ उनमें जिनमें गुड़गांव की खबरें होती हैं। देखिए, वो डिम्पी का एक सजेशन जिस तरह से आया था, सबसे पहले पेज 3 की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हमारे दर्शक ने सुझाव दिया और उनका सुझाव सराखों पर।
सबसे पहले हम पेज 3 की ओर रुख करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है पेज 3 की खबरों में। देखिए केबीसी शुरू हो रहा है और केबीसी में जिस तरह से कई अखबारों ने इसे छापा है कि सोनू निगम उसमें एक गीत गा रहे हैं जिस पर बिग बी डांस करेंगे और वो बेताब हैं इसको गुनगुनाने के लिए। इस गाने पर जो सोनू निगम ने सुरीली आवाज दी है। बिल्कुल, और इससे पहले बिग बी ने ये भी कहा था कि केबीसी का जो शो है वो यकीनन थकाने वाला होता है, मजेदार तो होता है लेकिन होस्टिंग करने के दौरान अमिताभ बच्चन यानी बिग बी काफी थक जाते हैं। यानी कि जिस तरह से उसमें सिस्टम है वो अमिताभ बच्चन को काफी थकाया था। और जैसा कि सुंदर ने बताया कि अब एक आइटम सॉन्ग आ रहा है जिसपे कि सोनू निगम का गाया हुआ गाना होगा और अमिताभ बच्चन इस पर थिरकेंगे। सुंदर यदि हम इस पूरे शो की बात करें तो जब भी ये शो स्टार्ट हुआ है, चाहे शाहरुख खान ने किया हो या फिर अमिताभ बच्चन ने किया हो, हर बार एक नया गाना, कभी कविता से शुरुआत की जाती है, कभी गाने से शुरुआत की जाती है, तो पहले ही दिन यानी दर्शकों पर पूरी तरह से छा जाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये सारी कोशिश होती है कि शो की ओपनिंग अगर बेहतर होती है तो अंजाम भी अच्छा होता है। ये एक खबर और है जी, ये 30 साल बाद अमिताभ और रेखा की जोड़ी दिखेगी। ये दैनिक जागरण ने इस खबर को दिखाया है, छापा है। और वेलकम फिल्म जो अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम थी, काफी हिट रही थी, उसके सिक्वल में लेने की इन्हें कोशिश है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जोड़ी 30 बरस बाद एक बार फिर पर्दे पर दिखेगी। लंबे समय से ये दोनों काफी एक दूसरे से दूरियां बनाए रखे थे, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद कभी दोनों ने एक साथ फिल्म में काम नहीं किया। अब जो वेलकम थी जिसमें कि अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और परेश रावल ने काफी धूम मचाया था इस मूवी में और सीक्वेंस उसी वक्त बनाने की बात कह दी गई थी। ऐसे में ये मूवी अब और भी दिलचस्प हो जाएगी क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन और रेखा 30 साल बाद पर्दे पर। अविनाश, एक दर्शक और जुड़ गए हैं करनाल से हमारे साथ। सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सुरेश जी रखिए अपनी बात। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। जी, और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जी। तो ऐसा जी, जो जिले का डिस्ट्रिक्ट एडिशन है न्यूज़पेपर का, उसकी खबर जिले में रह जाती है जी जी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट को पता नहीं चलता। तो हमारा ये है जी कि पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, जागरण, जो भी अखबार है जी, उनकी खबर जिले में न रह के सारे हरियाणा में जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। इससे पब्लिक का जो इशू होता है वो सार्वजनिक नहीं हो पाता, वो सरकार तक नहीं पहुंच पाता। जब तक पब्लिक की एक मुद्दा है, इशू है, वो नहीं जाएगा तब तक समाधान नहीं होगा सर। चलिए बहुत शुक्रिया बिल्कुल, एक पहले दर्शक ने भी इस बात की गुजारिश की थी हमसे और हम यकीन मानिए आगे से जो भी हमारे बुलेटिन जाएंगे या जो भी खबरों का ये संसार जाएगा उसमें हम इस बात को शामिल करेंगे और विस्तार से बताएंगे आपको, क्योंकि समय की काफी कमी रहती है। सुंदर, हमें नेशनल खबरों को भी देखना होता है, अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी होती है। अब कोशिश करेंगे कि जिले की भी जो अहम खबर है उसे आप तक पहुंचाया जाए ताकि दर्शकों की ये शिकायतें जल्द दूर हो जाए। चलिए, और तो बात दरअसल 30 साल बाद अमिताभ और रेखा की हो रही थी। ये अपने आप में एक बड़े जो इनका एक बड़ा फैन ग्रुप है। बिल्कुल, दोनों के को एक लंबा इंतजार है क्योंकि 30 बरस बाद ये जोड़ी दिखेगी। और तो जाहिर सी बात, आखिरी बार मूवी में दिखे थे 30 साल पहले, ये एक फिल्म आई थी तो उसमें उसके बाद विवाद शुरू हो गया था। काफी लगातार इनकी निजी जिंदगी में भी दखल अंदाजी हुई कई बार इसको लेकर। अब ऐसे में मीडिया ने भी उस वक्त बहुत कुछ लिखा और पढ़ा था जिसको लेकर बिग बी ने खासी नाराजगी दिखाई थी। ऐसे में तारीफ करनी होगी फिल्म के निर्देशक की भी, जिन्होंने अब तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है दोनों को एक फिल्म में एक साथ राजी कर लिया। ऐसे में जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो यकीनन सुंदर जो दोनों के फैन फॉलोअर्स हैं वो जरूर उमड़ेंगे बॉक्स ऑफिस पर। और चूंकि फिल्म पहले ही काफी सुपरहिट थी, काफी प्रशंसा भी बटोरी थी फिल्म ने। लास्ट जो फिल्म थी सिलसिला फिल्म थी, उसके बाद इनकी दूरियां बढ़ती गई। सिलसिला ऐसा चला कि 30 साल लग गए अब उस सिलसिले को खत्म चलने की उम्मीद बताई जा रही है कि काफी करीब भी आ सकते हैं, करीब आने का सिलसिला शुरू होगा। बहरहाल अविनाश, लगातार हमारे जो सहयोगी हैं पीसीआर से वो कह रहे हैं कि वक्त हो गया है अब इस कार्यक्रम को, हाँ जी, विदा लेनी होगी। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जिस तरह से राय रखी और हमारी कोशिश ये होगी कि आपके सुझाव को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हमारी कोशिश ये है लगातार कि इस कार्यक्रम को जितना भी हो सके आप लोगों के लिए उपयोगी बनाया जाए। हमारी कोशिश ये है कि 1 घंटे में आपको कम से कम अखबार नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि हम अखबार पढ़ रहे हैं और अब आपके जिले की खबरें भी दिखाएंगे, ये हम आपसे वायदा करते हैं। तो इसी वादे के साथ सुंदर रुखसियत लेते हैं। नमस्कार।